Admiral Hari Kumar, Dr. E. Satish Reddy, Secretary, Brigade R&D, Air Marshal D.R. Krishna, CISC, Sri B.F. K. Combi, Special Secretary, NHA, रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों यहाँ उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी साइंटिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, मीडिया के प्रतिनिधियों, अन्य देवियों का सज्जन, अभी ये जो कंडक्ट कर रही थी क्या नाम है उसमें उन्होंने कहा कि बराबर रक्षा मंत्री जी की आइडिया का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आज दूसरी जिम्मेदारी का मुझे निर्वाह करना है। साथियों, आप जानते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब एक ही साथ गम और खुशी दोनों की अनुभूति होती है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज का ये जो इवेंट है मेरे लिए इन्हीं अवसरों में से एक और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ निजी तौर पर मेरे लिए भी एक बेहद खुशी की बात है। दूसरी ओर फ्यूचरिस्टिक वारफेयर की तैयारियों के प्रति एक अत्यंत समर्पित व्यक्ति हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल देवेंद्र रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 11 और हमारे बहादुर जवान और समय चला जाना व्यक्ति और हम तक में दुखद ही नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही एक पीड़ादायक है। सीडीएस बिपिन रावत का हम तक के बीच से जाना मैं समझता हूं किसी खास सर्विस या हमारे रक्षा क्षेत्र की नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं जनरल रावत समेत 8 दिसंबर को हुई दुर्घटना में अपना जीवन खोने वाले सभी को तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं देशवासियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीडीएस के पद का सृजन और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना के बाद सरकार ने तीनों सेनाओं की इंटीग्रेशन और मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस जो प्रारंभ किया था वह निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहेगा, किसी भी सूरत में रुकने नहीं पाएगा और जल्दी से जल्दी हम इस टारगेट को अचीव करें, यह हमारी प्रायोरिटी होगी। डीआरडीओ द्वारा आयोजित आज यह सेमिनार मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण यह कड़ी साबित होगा। इसके लिए मैं डीआरडीओ और इस सेमिनार से जुड़े तमाम लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। नौतानियां मैंने प्रारंभ में ये कहा मूड में है और मैं सोचता हूं इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर जी से दिख रहे थे और डीआरडीओ द्वारा आयोजित सेमिनार में समझता हूं सरकार द्वारा की जा रहे प्रयासों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और इसके लिए मैं डीआरडीओ को पुनः अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, अपनी स्थापना के बाद से ही डीआरडीओ तरह तरह के डिफेंस रिलेटेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में अपना एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। जल हो, थल हो या न हो, देश को जब जब भी जरूरत पड़ी डीआरडीओ ने जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और देश को हर तरफ से सुरक्षित रखने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी किया है। पर इससे आगे भी बढ़ते हुए देश को पिछले कुछ वर्षों में डीआरडीओ के अप्रोच में एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है।
जैसे जैसे समय बदल रहा है, डीआरडीओ ने भी अपने विजन और अप्रोच में परिवर्तन किया है और इसे मैं शुभ संकेत मानता हूं। इसके लिए भी डीआरडीओ बधाई का पात्र है। पहले एडवर्सरीज द्वारा संभावित थ्रेट्स का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते थे, जबकि आज डीआरडीओ वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आने वाले खतरों के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है और कई ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है जो न केवल फ्यूचरिस्टिक बल्कि दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। यानी हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति को लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो स्वप्न देखा था, डीआरडीओ से लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज हो रहा है यह सेमिनार भी डीआरडीओ के इन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे जानकारी यह भी दी गई है कि इसके फर्स्ट सेशन में एयर, नेवल, लैंड और इंटीग्रेटेड वारफेयर के साथ साथ ड्रोन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस जैसे न्यू फ्रंटियर पर भी कंसर्न्ड एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स और सीनियर ऑफिसर्स ने भी अपनी बातें रखी हैं। और साथ ही दूसरे सेशन में मेरे माध्यम से सभी सेनाओं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को डीआरडीओ द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आप सबके सामने अभी किया गया है। इससे एक दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं जिसे मैं आप लोगों के सामने विशेष रूप से रखना चाहता हूं। पहली तो यह, जिस इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस की प्रक्रिया की बात हम सभी करते हैं, वह केवल सरकार के स्तर पर किया जाने वाला यह प्रयास भर नहीं है। यह हमारी सभी सर्विसेज से मीटिंग ऑफ माइंड से सफल होने वाला यह प्रयास है और यह हमारी एडवर्सरीज द्वारा पैदा किए जा रहे संकटों को पहचानने और उनसे निपटने के लिए सम्मिलित रूप से अपनी कैपेबिलिटीज को यह बढ़ाने का प्रयास है। और हम जिस इंटीग्रेशन की बात करते हैं वह केवल हमारी सेनाओं के बीच ही नहीं है, बल्कि देश के हर संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के बीच तालमेल है, जिसका रास्ता अभी होने वाले सेमिनार जैसे प्लेटफॉर्म से होकर ही जाता है। देवियों सज्जनों, और दूसरी बात यह है कि जब हम भारत को एक मजबूत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस और नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने की बात करते हैं तो उसका रास्ता भी इसी तरह, यानी डीआरडीओ, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी स्टार्टअप और एकेडमिया के कोलैबोरेशन से होकर ही जाता है। अभी हमारी सर्विसेज को इक्विपमेंट ट्रांसफर किए गए हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के हमारे मित्रों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम देश में एक ऐसा मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो न केवल हमारी डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, बल्कि आने वाले समय में फ्रेंडली कंट्रीज को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर उनकी ही जरूरतों को पूरा करेगा। हमें इसमें निश्चित ही डीआरडीओ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि डीआरडीओ इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी है और तैयार भी है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, पिछले कुछ वर्षों में डीआरडीओ की अप्रोच और एफर्ट्स में बहुत ही बदलाव आया है और इसने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट से हमारी सर्विसेज को ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, प्रोग्राम्स और प्लेटफॉर्म दिए हैं जिन्होंने हमारे रक्षा सशक्तिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स भी उसी के अनुसार बदलती जा रही है। आज बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी नाम का एक और योद्धा आ गया है, इसको मैं योद्धा ही मानता हूं। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का रोल बैटलफील्ड में बढ़ा है वो अद्भुत है और अभूतपूर्व है। इसके पहले ऐसा नहीं है। साइबर स्पेस, आईटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस जैसे तकनीकी युद्ध शास्त्र में हम रोज नया अध्याय जोड़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहना ही है। और हमें यह समझना होगा कि केवल लोग ही नहीं बल्कि वक्त भी हमेशा लीडर को ही फॉलो करता है और इसमें हमको लीड लेना है।
हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि दुनिया में जिन भी लोगों या देशों ने डिफेंस के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन किए हैं, वे अपने दुश्मनों पर बढ़त बनाते हुए दुनिया भर के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने में वह कामयाब हुए हैं। आप सभी फिलिप द्वितीय द्वारा डेवलप्ड इन्फेंट्री फॉर्मेशन मैसिडोनियन फ्लांक्स का नाम सुना होगा, उसके बारे में जानते होंगे। यह एक ऐसा रेक्टेंगुलर मास मिलिट्री फॉर्मेशन था जो अपने समय में बिल्कुल नया था और अजेय था, यानी जिस पर की विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी। और आगे चलकर उनके पुत्र अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, और इससे पहले कि लोग इसे समझ पाते और इसका तोड़, इसकी काट निकाल पाते, सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ गया। इसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर द्वारा गन पाउडर का पहली बार प्रयोग भी गेम चेंजर साबित हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। आप ये कहेंगे कि वैज्ञानिकों के बीच में इतिहास की क्यों चर्चा कर रहा हूं। वैज्ञानिकों को इतिहास से अलग रखकर उनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। इतिहास से हमारे वैज्ञानिकों को भी सीख लेनी पड़ती है, किस प्रकार के चेंजेज हुए हैं, आगे हमें क्या क्या चेंजेज लाने हैं चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए। पर मैं समझता हूं कि भविष्य का मार्गदर्शन अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है, मेरा यह मानना है, तो कोई और नहीं बल्कि हमारा इतिहास ही कर सकता है। और आप लोगों ने यह कथन जरूर सुना होगा, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मेरे कहने का मतलब, यानी जो अपना इतिहास याद कर उससे कुछ सीख नहीं सकते, उसे दोहराने के लिए वह मजबूर होते हैं। जो इतिहास से नहीं सीखते हैं, हम अपनी किसी भी कमजोरी को भविष्य में न दोहराएं। यह आवश्यक है कि हम अपने को मजबूत बनाएं और किसी भी परिस्थिति के लिए हम तैयार रखें। इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा भारत लीडर बने, यह हमारा सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए। और हम जिन टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच बना पाए हैं वह तो हमारी हैं ही, पर साथ ही हमें उन टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच बनानी है जो आज कुछ ही गिने चुने देशों के पास हैं। उदाहरण के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस दिन ब दिन और रोबस्ट होते जा रहे हैं। इसलिए अपनी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस बनाए रखने के लिए हमें शीघ्रता से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना होगा। और यह हमारे डिफेंस सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। डीआरडीओ ने अब तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन्हें देखकर निश्चित ही कहा जा सकता है कि आगे आने वाले किसी भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हम पूरी तरह से सफल होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। रेडियो सज्जनों, डीआरडीओ द्वारा संचालित मिशन शक्ति अपने आप में हमारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक प्रमाण है। और इसी तरह मिसाइल्स, स्मार्ट बॉम्ब्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और इसी तरह के अदर सिस्टम्स आदि का डीआरडीओ द्वारा डेवलपमेंट भी समान रूप से यह महत्वपूर्ण है। और इसी तरह बदलते समय के साथ कदम ताल करते हुए डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लैब, स्मार्ट मटेरियल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स और असिमेट्रिक वारफेयर के अदर एस्पेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी की दिशा में भी काम कर रही है। डीआरडीओ ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में निजी उद्योगों को शामिल करना प्रारंभ कर दिया है। यह बेहद प्रसन्नता का विषय है और मिलकर उनके साथ काम करने की एक उन्होंने नई कल्चर, एक नई संस्कृति उन्होंने विकसित की है। ये निश्चित हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही सुखद संकेत है। और इसी के साथ डीआरडीओ एक नई भूमिका में भी आ गया है। यह संगठन अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सोल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि अब आप इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर की लैब के लिए एक फैसिलिटेटर की भूमिका में भी आप आ गए हैं। और मैं मानता हूं कि दोनों ही भूमिकाओं के चलते एक ओर आपका महत्व बढ़ा है, एक ओर आपकी महत्ता बढ़ी है, दूसरी ओर
आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि डीआरडीओ इस जिम्मेदारी का भी बखूबी अच्छी तरह निर्वहन करेगा। और साथियों, यहां पर मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहूंगा कि सारे प्रयास एक कंसर्टेड तरीके से बड़े विजन के अनुरूप बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट्स हैं और साथ ही एक विजन के अनुरूप ये आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बोल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी किए हैं। आप सबको जानकारी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना और एफडीआई की पॉलिसी भी जो चेंज किया है उसको रिवाइज करके 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के द्वारा अलाउ किया गया है। एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा वह है डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी होना, जो कि 2025 तक लगभग 1,75,000 करोड़ के एनुअल टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। और साथ ही 200 से अधिक डिफेंस आइटम्स को हम लोगों ने पॉजिटिव लिस्ट में डाला है मंत्रालय ने। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम किसी भी सूरत में अब ये आइटम्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे बाहर से। इसी तरह हमने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल डोमेस्टिक वेंडर से खरीदारी के लिए अलग कर दिया है। जो भी करना है, जो हमारे डोमेस्टिक वेंडर्स है उन्हीं से हम खरीदारी करेंगे। इसी तरह से अनेक उपाय हैं जो सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किए गए और इन उपायों और प्रयासों की एक लंबी लिस्ट है जिसे सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। गवर्नमेंट इंडस्ट्री के कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव प्रयासों से हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये सभी प्रयास हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ावा देंगे और हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। कहने का मतलब यह है कि फ्यूचरिस्टिक वारफेयर के लिए हमारे देश को यह पूरी तरह से तैयार करेंगे। अंत में मैं आप सभी को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को साकार करने की दिशा में जो आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। इन स्लोगन्स में भी गजब की एक अद्भुत ताकत होती है। जो कह रहे स्लोगन से क्या होता है, स्लोगन्स तो स्लोगन होते हैं, ऐसा नहीं। जो स्लोगन्स होते हैं उनमें भी एक ताकत होती है। आपने देखा होगा कि सीमा पर भी सेना का जवान यदि हमला करना होता है तो कोई न कोई नारे लगाता है। स्लोगन्स की भी एक अपनी ताकत होती है जो समाज और राष्ट्र की दिशा को भी बदल देती है और उसकी दशा को भी बदल देती है। यह ताकत होती है। एक समय वंदे मातरम के नारे ने देशवासियों के भीतर स्वाधीनता का ऐसा ज्वार जगाया जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी और देश को आजादी हासिल हुई। स्वतंत्र भारत में धरती के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसने भी सारे देश में एक नई जागृति पैदा किया जो न केवल 1965 और 71 के वार में सीमाई सुरक्षा बल्कि देश के अंदर अन्न की कमी और भूखमरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा के लिए भी लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया था, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। और देखिए सज्जनों, जिस समय दुनिया नए मिलेनियम में प्रवेश कर रही थी उस समय हम एटम के क्षेत्र में तमाम प्रतिबंधों से जूझ रहे थे। इस कहानी को भी आप जानते हैं। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का नारा देकर और पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग कराकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। और इसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत को पहचानते हुए जय अनुसंधान का जो नारा दिया उसने देश को साइंस और टेक्नोलॉजी की राह में अग्रसर कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। ये आप भी महसूस करते होंगे। और डीआरडीओ की बराबर नित प्रतिदिन जो नई सफलताएं हैं इसी नारे की सफलता के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डीआरडीओ को बधाई देता हूं और इस सेमिनार की सफलता के लिए
अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप